सिक्किम कैडर 2011 बैच के आईएएस ऑफिसर रविंद्र कुमार ने देश में एक मिसाल पेश करते हुए आईएएस अधिकारी बनने के बाद माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। ये भारत के पहले ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। इसी कामयाबी को देखते हुए संचार टाइम्स ने रविंद्र कुमार से खास बातचीत की। सबसे पहले रविंदर जी, संचार टाइम्स आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, आपको भी धन्यवाद। रविंदर जी, हम बात करते हैं, सबसे पहले आप अपने शुरुआती एजुकेशन के बारे में हमें बताएं। ये मैंने क्लास 10th जो है जवाहर नवोदय विद्यालय बेगूसराय से की है। इसके बाद +2 डीएवी श्यामली रांची मेकन नाम का बहुत अच्छा स्कूल है रांची में, वहाँ से मैंने +2 की। सेम ईयर मेरा आईआईटी जेईई एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया, परंतु मुझे थोड़ा शिपिंग फील्ड अच्छा लगता था तो मैंने टीएस चाणक्य ज्वाइन कर लिया है उसी आईआईटी जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे। वहाँ पे 3 इयर्स लगता है, ग्रेजुएशन इन नॉटिकल साइंस की डिग्री मिलती है। तो उसमें मुझे बेस्ट ऑलराउंड कैडेट ऑफ द बैच मिला और कैंपस में एक इटालियन टैंकर कंपनी ने सेलेक्ट की। रविंदर जी, आईएएस बनने तक किन किन कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़ा? देखिए, आईएएस बनने के लिए एक तो ज़रूरी है कि आपको लेबोरियस होना चाहिए। अब स्पेशली जो लोग जॉब करके आते हैं आईएएस करने के लिए, तो उनको पढ़ाई करने की आदत छूट जाती है। तो मैंने जैसा कि बताया, टीएस चाणक्य से ग्रेजुएशन इन नॉटिकल साइंस करने के बाद मैंने 5 साल शिपिंग में जॉब की, इटालियन कंपनी, सेम कंपनी में। तो पढ़ाई की आदत छूट गई थी, थोड़ी बहुत जो पढ़ाई होती है जॉब रिलेटेड वही, और यहाँ एग्जॉस्टिव स्टडी चाहिए, तो ये एक मेन था। दूसरा है कि जब आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को डील करने लगते हैं जॉब से रिलेटेड, तो उसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन, अब कुछ बोरिंग सब्जेक्ट्स है जो कि आपको पुराने थ्योरी में जाना पड़ता है, तो वो सब मुझे पसंद नहीं था। तो मैंने ऐसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया जो कि यूजफुल हो। जैसे मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन बाद में यूज होता है। फिर ज्योग्राफी लिया कि मेरा पूरा ऑलमोस्ट मैं दुनिया घुमा हुआ था, डिफरेंट पोर्ट्स पे गया था, डिफरेंट कंट्री, तो ज्योग्राफी हेल्पफुल था। तो कठिनाइयाँ यही है कि मेन परिश्रम आपको ज़्यादा करना पड़ता है, नहीं स्टडी वाले हैबिट से हाँ स्टडी में आना पड़ता है, यही कठिनाइयाँ हैं। आईएएस बनने के पहले आप किन किन चीज़ों को अचीव किए हैं? आईएएस बनने के पहले एकेडमिकली अगर देखें तो एक आईआईटी एंट्रेंस हो गया। फिर जब मैं क्लास 10th किया था तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, 89% सीबीएसई बोर्ड में काफ़ी अच्छा मार्क्स माना जाता है एवरेज। इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स में मुझे 93% आए थे, तो यहाँ पे डीएवी श्यामली में डायरेक्ट एडमिशन हो गया था। इसके अलावा मैंने पोइम्स लिखी है, अराउंड 165 पोइम्स, जो कि 2 बुक में उस समय परिवर्तित किया गया था, प्रकाशन नहीं हो सका उस समय। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने कराटे में जो है ब्लैक बेल्ट लिया हुआ है जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था यहाँ पे टीएस चाणक्य में। स्विमिंग में मुझे शौक़ था, तो अंडर वाटर स्विमिंग और बैक स्ट्रोक में मुझे प्राइज़ मिले हुए हैं। और भाषण प्रतियोगिता में मैं काफ़ी पार्टिसिपेट किया हूँ, उसमें बहुत सारे प्राइज़ मिले हैं। मुंबई लेवल पर भी मैं मीठीबाई कॉलेज में भाषण देने गया हूँ, तो वहाँ भी प्राइज़ मिले हैं। यही सब है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। और ये टीएस चाणक्य मैंने ऑलरेडी बताया कि बेस्ट ऑलराउंड कैडेट ऑफ द ईयर मिला है। और इसमें प्रमोशनल एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे जॉब में, जो कि सबसे टफ मुंबई से माना जाता है। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और मेहनत के बल पे मेरा सारा एक अटैम्प्ट में क्लियर हो गया है। अच्छा रविंदर जी, आईएएस बनने के बाद आप एवरेस्ट की चढ़ाई किए, तो इतनी चैलेंजिंग राह को आपने कैसे चुना? अब देखिए, आपको किसी काम करने का पैशन हो तो फिर चैलेंज वगैरह छोटा सा दिखता है। अब एवरेस्ट चढ़ने का आइडिया कैसे आया माइंड में, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली जो है सिविल सर्वेंट अपने सिविल वर्क तक लिमिटेड रहते हैं। जब मेरा कैडर डिक्लेरेशन हुआ, इसमें कैडर चॉइस देना पड़ता है, तो कैडर जब डिक्लेयर्ड हो गया कि सिक्किम कैडर मिला है, तो मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगा। और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के दौरान मुझे मालूम हुआ कि 18 सितंबर 2011 को वहाँ एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक के कारण सारे जो है कम्युनिकेशन के मीडिया, रोड हो गया या टेलीफोनिक, सारे डिसरप्टेड हो गए थे। तो अफेक्टेड एरिया और विक्टिम्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन से फुल्ली डिसकनेक्टेड हो गए थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। तो फाइनली उन्होंने कुछ माउंटेनियर को हायर किया था जो कि वहाँ तक पहुँचे। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि अभी यंग हैं, और अगर आप सही में अपने सर्विस में इफ़ेक्टिवनेस शो करना चाहते हैं, मैं एक इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो आपको इस टाइप के इमरजेंसी में लोगों तक पहुँचना होगा। ऑफिस में बैठे बैठे काम नहीं चलेगा।
तो मुझे लगा कि इसके लिए माउंटेनियरिंग स्किल की ज़रूरत है, तो हमें लगा चलो अगर छुट्टी मिल जाएगी तो कर लेंगे। तो फिर मुझे आया कि ठीक है माउंटेनियरिंग स्किल ग्रहण कर लेंगे, बट कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि इमरजेंसी में आप उस स्किल को यूज करके इफेक्टिव एरिया में चले जाओ, क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस होगा, रिस्की होगा। तो मुझे लगा चलो कोई पिक चढ़ना चाहिए, और पिक जो है सो लोग बोल रहे थे कंचनजंगा जाइए, बट मुझे लगा अब कंचनजंगा जाने से अच्छा एक ही बार मतलब हाईएस्ट पिक ऑफ द वर्ल्ड एवरेस्ट जाओ। तो इस तरह से मैंने मतलब डिसाइड किया कि नहीं मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है। आपके पास कोई अनुभव ही नहीं था इस चोटी पे चढ़ने का, और अचानक आपने दुनिया की सबसे बड़ी चोटी पे चढ़ने का निर्णय लिया। किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा, या आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, अनुभव नहीं होने से हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। एक अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरीथिंग एग्जिस्ट ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड देन इन मटेरियल। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में पहले आप सोचते हैं, फिर काम करते हैं और वो मटेरियलाइज होता है, मतलब आपका ड्रीम रियलाइज होता है। तो ऑल्दो मुझे माउंटेनियरिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था सिक्किम कैडर आने से पहले, बट मेरे मन में था, इतना विश्वास था कि अगर मैं सिस्टमेटिकली इसके लिए आगे बढ़ूँ तो पॉसिबल है। तो सबसे पहली कठिनाइयाँ थी, एज ए सिविल सर्वेंट आपको काम इतना रहता है छुट्टी का, तो समहाउ मैंने अपने डीएम को कन्विंस किया कि सर मैं रियली इंटरेस्टेड हूँ और ये मेरा ड्रीम है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आई विल सपोर्ट यू। तो फिर मैंने सिक्किम गवर्नमेंट से छुट्टी ली। पहला मैंने अर्न लीव लिया 1 महीने की HMI दार्जिलिंग में बेसिक कोर्स करने के लिए, तो उसमें मुझे A ग्रेड आया। वहाँ पे काफ़ी मतलब वहाँ भी सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट है। 14,000 फीट पे वो लोग 1 से 2 वीक रखते हैं, तो वो एक टफ था। वहाँ से लौटा तो मुझे A ग्रेड मिला। A ग्रेड हाईएस्ट ग्रेड होता है। और वहाँ के इंस्ट्रक्टर ने मुझे बोला कि अगर आप एवरेस्ट के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको एडवांस कोर्स भी करना चाहिए। तो मैंने फिर अपने डीएम साहब को फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर से रिक्वेस्ट किया गया, तो सिक्किम गवर्नमेंट ने फिर से अलाउ कर दिया। तो ये 2 ट्रेनिंग हो गया। दूसरा मेरा अपना पर्सनल प्रैक्टिस था। मॉर्निंग में 5 से 9 में डेली 4 बजे जगना, 5 से 9 डेली मेरा शेड्यूल था। जॉगिंग 2 घंटे प्लस स्ट्रेचिंग, रोप क्लाइंबिंग हाथ मजबूत करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो चैलेंज आता है उसमें फाइनेंस का। अभी एवरेस्ट जैसी चोटी के लिए बहुत सारी प्राइवेट कंपनी फाइनेंस करती हैं, लेकिन मैं चूँकि गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, हम पे जो है कोड ऑफ कंडक्ट रूल लागू होता है, तो मैं उसके बारे में पूरा क्रिस्टल क्लियर नहीं था कि बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑल्सो मैं प्राइवेट कंपनी को ऐसे अप्रोच कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि बाद में बहुत सारे कुछ एलिगेशंस आ सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया कि सिक्किम गवर्नमेंट की जो एक्सपीडिशन जा रही है उसका मेंबर बन जाऊँ। तो काफ़ी मतलब दौड़ना पड़ा। फाइनली जो है उसमें नाम आया। उसका प्री एवरेस्ट 1 मंथ का एक्सपीडिशन जा रहा था, मतलब वो ट्रेनिंग होते हैं बेसिकली। उसमें भी गया, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अच्छा नहीं, टॉप 3 में परफॉर्मेंस रहा। इसके बाद लास्ट मोमेंट में किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के कारण वो एक्सपीडिशन पोस्टपोन हो गया, एकदम एक्सपीडिशन लॉन्च होने के 1 दिन पहले। तो फिर वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाला कंडीशन था। फिर मैंने सोचा नहीं, मैंने प्रैक्टिस की है और फिर एक बार इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाएगा तो काम भी बढ़ जाते हैं, छुट्टियां भी मुश्किल से मिलती है, तो हमें समहाउ जाना चाहिए। तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था। प्राइवेट अपने पॉकेट से फ़ंड किया, बैंक से लोन लिया, दोस्तों से उधार लिया। तो इस तरह से 1 सप्ताह में हमने 20 लाख रुपए का इंतज़ाम किया। उसको नेपाल बेस्ड जो एजेंसी है उसको पे किया और फिर चला गया। तो एक बार मैं गैंगटॉक से निकल गया तो हमें लगता है 80% जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है, जो कठिनाइयाँ हैं, वो हमारा गैंगटॉक से निकलने तक था। मतलब छुट्टी लेके ट्रेनिंग करना और फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना। उसके बाद तो मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया था कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुआ, और उसके बाद मुझे कोई कठिनाइयाँ नहीं लगी एक्चुअल में, अगर पहले से कंपेयर करें तब। अच्छा रविंदर जी, ये जो उपलब्धि आपने हासिल की, ये इसके पहले और भी IAS रहते हुए किसी ने हासिल किया, या आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं हिंदुस्तान के? नहीं, IAS में मैं पहला हूँ, किसी ने पहले नहीं कोशिश की। हाँ, ऑल इंडिया सर्विसेज में देखें तो IPS ऑफिसर हैं, काफ़ी सीनियर IPS ऑफिसर हैं, अतुल करवाल सर। वो 1988 बैच के हैं। उन्होंने 2008 में चढ़ाई की, तो वो पहले IPS ऑफिसर हैं, मैं पहला IAS ऑफिसर। अच्छा, आप एवरेस्ट के लिए जो भी तैयारी कर रहे हों, या एक पब्लिक सेक्टर के लोग हों या प्रशासनिक सेवा के लोग हों, उनके लिए कुछ आप कहना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस उनके लिए शेयर करना चाहते हैं? हाँ, एक्सपीरियंस ये होगा कि देखिए, लोग
आपको पहले से प्लानिंग करके पहले से प्रैक्टिस करना चाहिए। और लेवल आपका जब ट्रेनिंग सेशन में जो लेवल हो वो एक्चुअल में आप जितना फेस करते हैं डिफ़िकल्टी उससे हार्डर हो। मतलब अगर आपको लगता है कि 12 घंटा वहाँ पे क्या होता है, फाइनल जो हम लोग क्लाइंब करने जाते हैं तो कैंप 4 से जब शाम में स्टार्ट करते हैं तो सुबह में चोटी पे पहुँचते हैं, तो वो सबसे टफ स्टेज माना जाता है। तो मैंने पहले मतलब एक एक दिन में 55 to 60 किलोमीटर मैंने कवर किया है प्रैक्टिस के दौरान। ट्रैकिंग करते थे। वीकेंड में मैं गैंगटॉक में पोस्टेड था, तो गैंगटॉक से ट्रैकिंग करके मैं मंगन तक पहुंचता नहीं था क्योंकि मंगन 70 किलोमीटर है। मैं 55 to 60 किलोमीटर के बीच एक एक दिन में कवर किया हूं। तो इससे मुझे एक बूस्टअप भी मिलता है। और लोगों को भी मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप ट्रेनिंग के दौरान इतनी प्रैक्टिस कर लें। एक कहावत है कि स्वेट इन द टाइम ऑफ पीस, स्वेट इन द टाइम ऑफ पीस सेव्स लॉट ऑफ ब्लड इन द टाइम ऑफ वॉर। तो आप पीस टाइम, ट्रेनिंग टाइम में इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आपको एक्चुअल जब कठिनाइयाँ आवे तो ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन इसके लिए हार्ड लेबर और डिटर्मिनेशन दोनों चाहिए। हार्ड लेबर तो ट्रेनिंग सेशन हो गया, और कोई लोग अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। एक बहुत ही अच्छा शेर है हिंदी में कि गर हथेली पर नहीं मकसूम की सतरें तो क्या, मतलब हाथ पर भाग्य की लकीर नहीं है तो क्या हुआ। तो गर हथेली पर नहीं मकसूम की सतरें तो क्या, खोद किस्मत की लकीरें नाखून ए तकदीर से। मतलब हाथ पे भाग्य की लकीर नहीं है तो क्या हुआ, आप चाकू से चीर कर अपनी तकदीर बदल लो। आपका डिटर्मिनेशन इतना टफ होना चाहिए कि एक बार जो आप चाह लें बस आप ये समझिए कि मैं उसे पा जाऊंगा, लेकिन उसके लिए फिर कठोर परिश्रम कीजिए। विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा रविंदर जी, बताएं आपकी शुरुआती शिक्षा आप बताएं कि इंजीनियरिंग से रही है। इंजीनियरिंग के बाद आप डायरेक्ट प्रशासनिक सेवा में आ गए। आपको ऐसा क्या आकर्षण लगा इस प्रशासनिक सेवा में? देखिए, जब मैं शिपिंग में था तो मुझे लग रहा था कि मेरा जो पोटेंशियल है, फुल पोटेंशियल का मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ। चूँकि एक तो टेक्निकल मतलब जो भी वहाँ पे काम है मोनोटोनस काम है, इनोवेशन का ज़्यादा स्कोप नहीं है। दूसरा, मुझे पब्लिक के बीच में काम करने का बहुत शौक़ था। मुझे हमेशा मन करता था कि ये तो मैं किसी कॉमर्शियल कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, प्रॉफिट मेकिंग। अब पब्लिक वेलफेयर के लिए जो मेरी अंदर से इच्छा है वो यहाँ नहीं पूरी हो पा रही है। तो ये जो है ये इच्छा मुझे पब्लिक सर्विस में खींच कर लाई, और मैं लोगों की भलाई के लिए जितना मैक्सिमम काम हो सकता है करना चाहता हूँ। इससे मुझे अच्छा फील होता है। बाकी अब कोई लोग नौकरी के लिए आते हैं, कोई लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। हम पैसा कमाने का तो बात ही नहीं, चूँकि वहाँ मुझे यहाँ से 10 टाइम्स ज़्यादा मिलता था। बट मुझे कभी ऐसी फीलिंग आई ही नहीं कि मुझे 10 टाइम्स कम मिल रहा है, 1/10 मिल रहा है। तो मेरा है कि चलो पब्लिक की सेवा करो, पब्लिक खुश, उससे मुझे भी खुशी मिलती है। अच्छा रविंदर जी, अब देखा जा रहा है हिंदुस्तान में आज ब्यूरोक्रेट्स पे बिलियाँ उठ रही हैं सिस्टम को लेके, और इन सब चीज़ को देखते हुए आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा ओनली ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, जितने भी पब्लिक या प्राइवेट एजेंसी है, तो लोगों को अगर इनकन्वीनियंस होता है तो एक नेगेटिव इम्प्रेशन बनता है। तो अब ब्यूरोक्रेट्स को लेके देखिए 2 टाइप की जो बातें हैं। एक तो है कि रियल में कहीं पे कठिनाइयाँ होती हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, और लोग जो है पेपर वर्क में थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि बाद में कोई क्लेम करे तो एक प्रूफ रहे। तो अब लोगों को नहीं मालूम रहता है, जैसे कठिनाइयाँ होती है। दूसरे तरह की जो उंगलियाँ उठ रही हैं वो हैं उनके कार्य क्षमता पे, कार्य क्षमता या कार्य करने की शैली, या उन पे कुछ करप्शन के एलिगेशन लगते हैं। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि आप जो है अगर सही से काम करते हैं, रूल के अनुसार काम करते हैं, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है कि मैं सही हूँ। तो दुनिया भले आज बोल रही है, कल बोल रही है, लेकिन परसों ये ज़रूर साबित हो जाएगा कि आप इनोसेंट हैं। तो आप जो है सिस्टमेटिक काम कीजिए, जो काम कीजिए प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए और ईमानदारी से काम कीजिए। अगर आप सही हैं तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा रविंदर जी, ये भी देखा जाता है कि लोग प्रशासनिक सेवा में ये देखते हैं कि हमारे अंदर सिस्टम से लड़ने की क्षमता नहीं है, इसीलिए वो सिस्टम के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, कहते हैं कि हम भी सिस्टम के साथ ही चलेंगे। क्या इसमें सच्चाई है इस सब चीज़ों में? देखिए, 2 बात है। कुछ लोग अब सिस्टम में अगर गड़बड़ी है, लीकेज है, करप्शन है, तो कुछ लोग इसको एक बहाना मानते हैं कि सिस्टम के साथ चले गए, स्ट्रगल करने की क्षमता नहीं थी।
बट अगर मैं सच में आपको ऑनेस्टली पब्लिक सर्विस देने की मन में भावना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिस्टम के साथ बह जाए। अगर 1000 आदमी गलत हैं, आपको गलत होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए आप में विल पावर चाहिए। कठिनाइयाँ हर एक जगह हैं, जैसे माउंटेनियरिंग में मुझे हुई। अगर मैं भी दूसरे लोगों की तरह लौट जाता, वहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टी हैं, लोग लौट रहे थे, जो लोग कोप अप नहीं कर पाए, तो मैं उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। तो कुछ आउटपुट के लिए आपको इनपुट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है अपने सर्विस में एक इफ़ेक्टिवनेस अपना दिखाएं, कुछ आउटपुट दें, अपना भी नाम कमाएं, तो कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर सिस्टम आपके अनुकूल नहीं है, मतलब सिस्टम अगर आपको लगता है गलत है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आपको एक सिस्टम दी है, भारत के संविधान ने, वो अल्टीमेट सिस्टम है, आप उसको फॉलो कीजिए। और वो जो उसको फॉलो कीजिए, फिर तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन रविंदर जी, आप हाल में ही एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि करप्शन के खिलाफ आप उत्तर प्रदेश की जो आईएएस ऑफिसर हैं दुर्गा शक्ति नागपाल, वो देख रहे हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट से वो लड़ाई लड़ रही हैं। तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी न्यूज़ मैसेज मेरे पास है, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मीडिया ने ही प्रोवाइड किया है। चूँकि अब एक्चुअल में क्या इन्फॉर्मेशन है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, बट मीडिया ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अनुसार वो इनोसेंट है। यही मीडिया ने यही प्रोजेक्ट इमेज किया है। अगर वो ये मैसेज सही, इन्फॉर्मेशन सही है, वो इनोसेंट है, तो वो डर भी नहीं रही हैं, वो बिल्कुल नहीं डर रही हैं। हाँ, ये अलग है कि स्टार्टिंग में नाम खराब हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोगों को सच्चाई का पता चल गया है कि सी इज इनोसेंट। तो अब देखिए, उसमें भी दो बातें हैं। एक तो उसे अपना गिल्टी फील हो, लेकिन गिल्टी नहीं फील कर रही हैं चूँकि वो सही हैं, तो आज नहीं तो कल हमें लगता है उन्हें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ तो ठीक है, लेकिन आज वर्तमान में तो उनको चुनौतियों से लड़ना पड़ रहा है। तो देखिए, चुनौतियाँ लाइफ में स्टेप स्टेप पर हैं। यही है कि इन्होंने जो काम किया सैंड माफिया के खिलाफ, या जो भी है जो काम किया, वो चुनौतीपूर्ण काम था। और ऐसा ही नहीं है कि अब देखिए, दो बातें हैं इनमें। अगर ये चुनौती इनके सामने नहीं आती तो आज हम लोग कैसे जानते कि अपने देश में ऐसा भी कोई है। आज वो एक उदाहरण बन के रह गई हैं, और उनको लोग एग्जाम्पल मानते हैं। जो कोई भी हिम्मत हार दिए होंगे, उनको एग्जाम्पल मान के जो है सो हिम्मत उनमें वापस आ गई होगी। तो ये तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, मैं बोलूँगा ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो इसको सिर्फ नेगेटिव रूप में नहीं दिया जाए कि उनको मतलब कन्विक्टेड किया गया है। पॉजिटिव भी, इससे लाखों लोगों को उदाहरण मिला है। तो हर एक चीज़ का दो साइड है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा रविंदर जी, ये बताएं, जो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए नए लड़के जो सपना देख रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश? देखिए, मेरा जैसे माउंटेनियरिंग में मैं किया हूँ, तो एक फर्म मेरा बिलीव था कि एवरीथिंग एग्जिस्ट ट्वाइस, एवरीथिंग एग्जिस्ट ट्वाइस, फर्स्ट इन माइंड देन इन मटेरियल। तो किसी भी चीज़ के लिए पहले थॉट आता है आपके अंदर, फिर आप काम करना शुरू करते हैं उस पर, वो मटेरियलाइज होता है। तो जो लोग आईएएस की तैयारी करना चाहेंगे, उसको मैं इसी चीज़ को फॉलो करने को बोलूँगा कि पहले आप इमेजिन कीजिए कि आप आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। तब आप देखिए कि आईएएस ऑफिसर में क्या क्वालिटी चाहिए। तो क्वालिटी एक तो अच्छा नॉलेज चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज। थॉट जो है, लाइन ऑफ थॉट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जब आप स्टेटमेंट दे रहे हों तो वो ब्रीफ होना चाहिए, ब्रीफ भी होना चाहिए, और ऐसा लगे कि एकदम क्रिस्टल क्लियर ब्रीफली जो है पूरा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। तीसरा जो है सो बोल्ड होना चाहिए, हेसिटेशन नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन जो है उसका क्लियर होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, इधर आप इंग्लिश में बोलें, हिंदी में बोलें। तो ये सब क्वालिटी जो है अपने आप में डेवलप कीजिए। अब फर्स्ट क्वालिटी है नॉलेज, तो नॉलेज तब आएगा जब आप ध्यान से पढ़िएगा, तो नॉलेज पूरा हो गया। आप जो है जब एग्ज़ाम लिखते हैं, मेंस एग्ज़ाम, तो लिमिटेड टाइम होता है, आप ब्रीफ लिखें, क्रिस्टल क्लियर लिखें, आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो बोल्डनेस चाहिए, और लाइन ऑफ थॉट भी क्लियर होना चाहिए। अगर आप ऐसा इंटरव्यू दें कि ब्रीफ आंसर दें और क्रिस्टल क्लियर आपका लाइन ऑफ थॉट हो, ऑब्वियसली अच्छा मार्क्स आएगा। फिर आप देखिए एकदम आईएएस टॉपर बन जाएंगे। तो ये मेरा उल्टा अप्रोच है, पहले सोचिए फिर एग्जीक्यूट कीजिए। मैं सेम मैसेज लोगों को देना चाहूँगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहते हुए आप किस तरह की सेवा देना चाहते हैं भारतीय जनता को? नहीं, किस तरह की सेवा, जो भी मेरा काम है, जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, उसको मैं एकदम अधिक से अधिक अच्छे तरीके से
मैं करना चाहूँगा। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट में मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी सारा काम मैं दूंगा। हाँ, अपने तरफ से ये रहेगा कि बेटर से बेटर और स्मूथली जो है सर्विस प्रोवाइड किया जाए। अब जैसे आजकल सिंगल विंडो सिस्टम आ गया है, पहले लोगों को अगर एक सर्टिफिकेट चाहिए तो एक मिलेगा इस डिपार्टमेंट से, दूसरा मिलेगा इस डिपार्टमेंट से। अब सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत आपको सारी सर्विस एक विंडो से दी जाएगी। तो अपने तरफ से ये रहेगा कि सिस्टम को स्मूथली रन करें, और बाकी तो काम जो है वो तो मेरा मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा काम करना है। रविंदर जी, एक सवाल हट के है, आज पार्लियामेंट में भी सवाल उठा था, कई सारे नेताओं पार्टियों ने भी विरोध किया था। इंग्लिश और हिंदी का जो एक मैटर आया है इस परीक्षा को निकालने के लिए, इसका अब क्या हल हो सकता है? इंग्लिश और हिंदी का जहाँ तक बात है, देखिए अभी यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है तो उसमें हिंदी हमारी मतलब मातृभाषा है, तो इसमें कोई दुमत नहीं है। तो हिंदी बेल्ट के लोग चाहते हैं कि हिंदी को ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाए, बट जो लोग इंग्लिश वाले हैं इस बार शायद पहले जो है 100 नंबर जो है कंपलसरी किया गया था इंग्लिश, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, बाद में शायद हटा दिया गया है। तो जब 100 नंबर कंपलसरी होगा इंग्लिश में तो हिंदी मीडियम वाले को दिक्कत हो जाएगी, जबकि इंग्लिश मीडियम वाले कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो वो 100 मार्क्स में इंग्लिश मीडियम वाले को ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, तो हिंदी मीडियम वाले को का डिसएडवांटेज है। तो यही कंट्रोवर्सी था जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। अब मेरा अपना व्यू ये है कि देखिए आपको इंग्लिश भी चाहिए, क्योंकि अभी भारत जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छा नाम कमाया भी है और आगे भी ऐसा प्लान्ड है कि हमें विश्व स्तर पे एक डेंट करना है, इम्पैक्ट करना है। तो इसके लिए इंग्लिश तो आपको चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे आप जा रहे हैं तो सब जगह हिंदी बोल के तो काम नहीं चलेगा। तो दोनों है, हिंदी हमारी मातृभाषा है उसको भी एम्फेसाइज करना चाहिए और पैरेलली हमें इंग्लिश पर भी जोर देना चाहिए। रविंदर जी, एक सवाल आपसे पूछते हैं। हम कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, आज क्या है कि हिंदी को बहुत ही उपेक्षा की निगाहों से देखा जाता है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, उसके साथ इस तरह से भेदभाव हो रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, हिंदी को लोग तुच्छ दृष्टि से इसलिए देखते हैं कि उनमें स्वाभिमान की कमी है। मैंने इटालियन के साथ सेल किया है शिपिंग में जब मैं था, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि वो लोग जो है इटालियन में बात करने को अपना अच्छा मानते हैं, सौभाग्य स्वाभिमान की बात, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात मानते हैं। हाँ, प्राउड फील होता है। तो अनलेस एंड अनटिल कि सामने वाला को इटालियन नहीं आता हो तभी वो इंग्लिश पे स्विच ओवर करते हैं, अदरवाइज दे फील प्राउड ऑफ स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेज। तो स्वाभिमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है। ये सेम प्रेम जो है सो भारतीयों में आना चाहिए कि वो हिंदी बोलने पे गर्व महसूस करें। हाँ, लेकिन दो टाइप का होता है। अब देखिए, किसी को इंग्लिश नहीं आ रहा है तो वो हिंदी में बोलते हैं तो उनमें मतलब स्वाभिमान की कमी होती है, थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। नहीं, आपको इंग्लिश भी आना चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएं तो प्राउडली जो है जहाँ जिन लोगों को हिंदी नहीं आता आप इंग्लिश में बोलें, और जब अपने देश में आएँ तो हिंदी में एकदम गर्व के साथ बोलें। इसमें कोई जो है सो छोटा समझने की बात ही नहीं है। हिंदुस्तान में कई कल्चर हैं, यहाँ पे जैसे क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी को पूरे देश में सबको आनी चाहिए और क्षेत्रीय भाषा भी आनी चाहिए और इंग्लिश भी आनी चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है? अब देखिए, हिंदी आनी चाहिए और हिंदी सीखने के लिए लोगों में अंदर से जो है भावना आनी चाहिए। अगर किसी को देश से प्रेम रहेगा तो ऑटोमेटिक जो है सो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है अपना उसको सीखने की क्षमता मतलब अंदर से भावना आएगी। अब क्षेत्रीय लैंग्वेज है, भारत कितना डाइवर्सिटी वाला देश है, तो बहुत सारे क्षेत्रीय लैंग्वेज हैं, उस पर भी लोगों को प्राउड होना चाहिए कि हमारी जन्मभूमि की हमारा की लैंग्वेज है, इसको हम अच्छे से जानें। देश से प्रेम है तो हिंदी जानें, और इंटरनेशनल लेवल पे हमें अच्छा करना है, अच्छे दूसरे देश को अच्छा कंपटीशन देना है तो इंग्लिश भी जाने। अब देखिए, इसका जो वेटेज है वो जगह जगह पे डिपेंड करता है, और मैं ये बोलूँगा कि भारत के अंदर के काम के लिए हिंदी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। इन पैरेलल जो है इंग्लिश एजुकेशन को भी एम्फेसाइज करना चाहिए कि लोग बाहर जाएं, वहाँ से फॉरेन करेंसी अर्न करके इंडिया में भेजें। तो इंग्लिश हिंदी दोनों और क्षेत्रीय लैंग्वेज तो लोगों का अपना है, तो किसी एक पे ऐसा नहीं है कि उसी को लेके चलें, तीनों बताइए, लोगों के अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अनुसार एक का यूज करेंगे। रविंदर जी, संचार टाइम्स को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद।